चालू है, दिखा नहीं रहा। तो बच्चे बड़ी कमाए हैं। गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे आप सभी? चलिए फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए दोस्तों तक शेयर कर दीजिए सारे वीडियो। गुड इवनिंग अंकित पांडे है। चलिए सभी लोग को शेयर कर दीजिए, सभी लोगों को शेयर कर दीजिए यहाँ पे। और प्राइस आप लोग को अच्छा चल रहा है ना? चलिए बहुत ही कम लोग जुड़े हुए हैं, शेयर कर दो आप लोग, शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं। गुड इवनिंग, चलिए देखते हैं हमारा सिलेबस क्या चल रहा था भाई। केमिस्ट्री चल रहा था। और आपको बता दूं कि जो हम लेक्चर पढ़ा रहे हैं आपको, वो जो लेक्चर है वो आपको अभी फिलहाल के लिए तो एसएससी जीडी का आपकी टारगेट होगा, मगर आपको ये लेक्चर सभी एग्जामों में काम आने वाले हैं। यदि आप बीपीएससी लेवल की तैयारी करते होंगे, जीपीएससी की तैयारी करते होंगे, या फिर किसी भी वनडे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते होंगे, तो वहाँ पे सभी एग्जाम के लिए एसएससी सीपीओ है ना, सभी एग्जामों के लिए यहाँ पे वैलिड होगा लेक्चर। हमसे एक बार आप केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, कभी भी दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। एक बार यदि हमारा लेक्चर को आप पढ़ लेते हैं तो दोबारा पढ़ने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं पड़ेगा। सारे लोग जुड़ जाइए, वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, आप दोस्तों में आप शेयर कर दीजिए इसे। आप बताइएगा थोड़ा वीडियो का क्वालिटी और आपका साउंड सही चल रहा है ना? गुड इवनिंग, बिल्कुल गुड इवनिंग। साउंड और वीडियो सही है ना? अपने दोस्तों तो इसे शेयर कर दीजिए फटाफट, क्योंकि आज की क्लास हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप बहुत ही मायने रखेगा। आपको बता दूं कि ये जो हमारा टॉपिक आज हम लाए हैं, उससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा जाता है और बहुत बार रिपीटेशन क्वेश्चन करता है यहाँ पे, है ना। चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिए। बिल्कुल गुड इवनिंग, बिल्कुल कुंदन गुप्ता गुड इवनिंग। आप बिल्कुल हमारा पढ़ने जुड़ते हो, है ना। आप रेगुलर, पहली बात तो होता है कि क्लास में रेगुलरिटी बहुत ही मायने रखता है ना, क्लास में रेगुलरिटी आपका ज़्यादा जरूरी है, तो रेगुलर यहाँ पे होया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, और यहाँ पे बात करते हैं भाई आज के लिए जो हमारा टॉपिक होगा। तो और चलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, कोई से कोई इशू नहीं लिखना है ना। अब नहीं होगा बफरिंग, अब बफरिंग नहीं होगा। कुछ नहीं, थोड़ा सा देखिए ध्यान से, आइए समझते हैं। हमारा टॉपिक चलेगा हाइड्रोकार्बन। क्या हम पढ़ेंगे आज? हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या है हाइड्रोकार्बन। आपको बता दूं कि इस हाइड्रोकार्बन से एग्जाम में बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहां से हम क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, किसके बारे में? तो कार्बन। आपको पता है कि पूरी पीरियोडिक टेबल में जो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है ना, जो सबसे ज्यादा कंपाउंड क्रिएट करता है ना, और जो भी कंपाउंड क्रिएट करता है वो बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है, और उसका यूज भी हम काफी जगहों पे करते हैं। गुड इवनिंग, है ना, बिल्कुल गुड इवनिंग। आइए देखते हैं, तो बात करेंगे इस हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो आपको बता दूं पहले कि ये जो हमारा हाइड्रोकार्बन है भाई, ये दो प्रकार के एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है ना। ये जो हमारा हाइड्रोकार्बन टॉपिक है, ये दो प्रकार के एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। पहला हमारा है हाइड्रोजन, और दूसरा है जो हमारा वो है आपका कार्बन।
पहला हाइड्रोजन जिसका संकेत हम H देते हैं और दूसरा है कार्बन जिसका संकेत हम C लगाते हैं। समझिएगा थोड़ा सा पॉइंट को। मैंने कहा कि ये जो आपका हाइड्रोजन है भाई, पिछले क्लासों में हमने हाइड्रोजन से काफ़ी क्वेश्चन बताया था आपको। जैसे बता दूं कि ये जो हाइड्रोजन है ना, थोड़ा सा रफ आइडिया में हाइड्रोजन के बारे में बता दे रहा हूँ आपको। किसकी सबसे पहली बार खोज किया गया था? हेनरी कैवेंडिश के माध्यम द्वारा, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। और इसके बारे में हम क्या जाने थे भाई? तो इसके बारे में जाने थे कि इसका नामकरण जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो इसका नामकरण एंटोनी लेवोसियर के द्वारा किया गया था, एंटोनी लेवोसियर के द्वारा किया गया था। फिर इसके बाद हाइड्रोजन से आपको क्या जानकारी मिल गया था? तो हाइड्रोजन से मिल गया था कि यह सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट एलिमेंट है, सबसे हल्की गैस है। सबसे हल्की गैस किसे मानते हैं? हाइड्रोजन को मानते हैं। इसके बाद आपको क्या बता दिया गया था कि यह सबसे अधिक मोस्ट लाइटेस्ट क्या है भाई? गैस है, सबसे हल्की गैस भी है, सबसे हल्की गैस है। इसके बाद देखिए ध्यान से, इसी हाइड्रोजन के बारे में आपको हमने क्या बताया था भाई? तो इसी हाइड्रोजन के बारे में बताया था कि यह पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है, अवर्सानी का पहला तत्व है। इसके बाद हमने कहा था कि इस हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? तो एटॉमिक नंबर इसको बताया था 1। इसके बाद इस हाइड्रोजन के बारे में हमने कहा था कि इसे क्या भाई? तो इसे बेस्ट फ्यूल के नाम से भी जाना जाता है ना, सबसे अच्छे ईंधन के रूप में जानते हैं। तथा इसी हाइड्रोजन के बारे में आपको बता दिया गया था भाई कि इसे फ्यूचर फ्यूल भी कहा जाता है, इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। अब हम यहाँ पे पता लगाएंगे कि इसे बेस्ट फ्यूल क्यों कहा था, ये भी बात आपको डिस्कस करवा दिया गया था। तो हमने कहा था कि इसे बेस्ट फ्यूल इसलिए कहा जाता है कि इसके जो कैलोरिक वैल्यू होती है उसमें जो मान होता है, कैलोरिक वैल्यू वो सबसे हाईएस्ट होता है। कैलोरिक वैल्यू कितना होता है भाई? तो 150 kg प्रति ग्राम के हिसाब से इसका होता है। तो ये सारे चीज़ का डिस्कशन हम प्रीवियस क्लासों में कर लिए थे। और क्या इससे चर्चा लगाया था भाई? वेरी गुड इवनिंग। इसके बारे में हमने और क्या बात जाना था? तो इस हाइड्रोजन के बारे में हमने पता किया था कि इसका जो यूज है भाई वो हम आपका सांस जो आपका ऑक्सीजन की सिलेंडर होती है, ऑक्सीजन सिलेंडर में इसका यूज करते हैं। ऑक्सीजन वाली सिलेंडर में भी हाइड्रोजन गैस भरा जाता है। इसके बाद जो सी डाइवर्स होते हैं, सी डाइवर्स जो होते हैं वो सी डाइवर्स भी इसको हिंदी में कहा जाता है गोताखोर। गोताखोर जो पानी में सिलेंडर को लेके जाते हैं उसमें भी क्या भरा हुआ रहता है? हाइड्रोजन गैस रहता है। और हाइड्रोजन गैस का यूज कहाँ पे किए थे? तो इनहेलर में किए थे। इनहेलर का मतलब होता है जो आप गैस जो इनहेलर होते हैं ना उसमें आपका, या फिर एयर वाली जो आपका सिलेंडर होता है उसमें क्या किसका यूज करते हैं? हाइड्रोजन का यूज करते हैं। तो इतने जगहों पे हमने किसका यूज किया था? हाइड्रोजन का यूज किया था। चलिए देखते हैं। इसके बाद हमें इसमें बेसिक रूप से मेन रूप से पढ़ना किसको है भाई? कार्बन को, है ना। और बहुत सारे बात बताया था हाइड्रोजन के बारे में, तो आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। लेक्चर 7 में आपका पूरा डिटेल इसका डाला हुआ है। आइए बात करते हैं हम किसके बारे में? कार्बन के बारे में। यहाँ पे हम बात करेंगे आज की क्लास में किसके बारे में? तो कार्बन के बारे में बात करेंगे। तो समझना ध्यान से, कार्बन हमारा आज का लेक्चर होगा किस पे? कार्बन पर होगा। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे जो नए बच्चे हैं और उनका प्लेलिस्ट में सारे वीडियो डले हुए हैं। जो नए बच्चे और पुराने क्लासों को भी देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा क्योंकि हमने पहले बहुत सारे वीडियो को डाल रखा है। जैसे हमने पिछले क्लासों में पढ़ा रखा है आपको मेटल के बारे में, नॉन मेटल के बारे में पढ़ा रखा हूँ। इसके बाद एसिड एंड बेस के बारे में पढ़ा रखा हूँ। इसके बाद साल्ट के बारे में भी पढ़ा रखे हैं यहाँ पे, है ना। तो ये सारे वीडियो आपके प्रीवियस वाले वीडियो में डाला हुआ है। सारा का सारा लेक्चर आपको मिल जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और आप इसके प्लेलिस्ट में जाइए,
आप इसके प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे चंदन सर के नाम से पूरे केमिस्ट्री का लेक्चर है हमारा, वहाँ से आप इन सारे वीडियो को देख सकते हैं, है ना। थोड़ा सा पीछे वाली बातों को क्लियर रखिएगा तो आगे वाला बात हमारा हेल्पफुल होगा, समझने में क्या रखेगा, मदद करेगा। तो आइए देखते हैं ध्यान से। वैसे आपको घबराने की बात नहीं है, जो लोग नए स्टूडेंट है, गुड इवनिंग प्रिया। यहाँ पे जो नए स्टूडेंट है उनको ही बेटर तरीका समझ में आया, क्योंकि मैं जब बिल्कुल बेसिक से लेकर आपको बिल्कुल हाई लेवल तक बातों को समझाऊंगा, है ना, हर एक पॉइंट को यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो देखिएगा ध्यान से कार्बन के बारे में, और बीच में कोई कमेंट नहीं करिएगा, पहले आप लेक्चर को समझ लीजिए, पॉइंट को समझ लीजिए, इसके बाद आपकी लास्ट के 10 मिनट में सेशन दूंगा आपके लिए, उसमें आप क्वेश्चन हमसे कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं ध्यान से। अब बात करेंगे कि यहाँ पे जो कार्बन है भाई, पहले नंबर तो इससे आपका क्वेश्चन पूछ लेगा कि यह क्या है भाई। तो पहला क्वेश्चन बन जाएगा कि कार्बन एज ए क्या, नॉन मेटल है, एक क्या है, एक अधातु है। कार्बन क्या है, एक अधातु है। पहला क्वेश्चन आपका बन जाएगा यही कि क्या है, एक अधातु है। इसके बाद देखो ध्यान से क्या बनेगा, ये जो कार्बन है भाई, आपको बता दूं कि कार्बन मोस्ट कैटेनेशन पावर एलिमेंट है। इसको हिंदी में क्या कह देंगे कि सर्वाधिक चलिए देखिए, वीडियो आपका सही हो गया है ना, एक बार वीडियो सही होगा रिफ्रेश कर लीजिएगा, सही हो गया। आप बिल्कुल हिंदी में भी लिख रहे हैं जी, बिल्कुल पिंटू कुमार, हिंदी में भी मैं लिख रहा हूँ, हिंदी में भी आपको लिख रहा हूँ, है ना, बिल्कुल आपको हिंदी में भी दिया जा रहा है। चलिए देखिए ध्यान से, आगे जानते हैं। हमने कहा कि सबसे ज्यादा कैटेनेशन पावर रखने वाला एलिमेंट तत्व कौन सा है, तो कार्बन है। इसके बाद कार्बन के बारे में अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह देगा, हमने कहा कि सबसे ज्यादा कैटेनेशन पावर होते हैं तो क्या करेगा भाई। तो आपको मालूम है कि ये जो कार्बन है वो पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला भी एलिमेंट है ना। तो आपको लिख देना है कि सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व है। सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला या कंपाउंड क्रिएट करने वाला जो एलिमेंट है वो कौन है, आपका कार्बन है। कौन है, कार्बन है। इसके बाद देखिए ध्यान से, पहली बात इसमें आपको पता रखना होगा कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो एटॉमिक नंबर कितना होगा, 6 होता है। और बात करेंगे एटॉमिक मास की, इसका एटॉमिक मास की बात करेंगे तो इसका जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 12 होता है। अब समझना कि एटॉमिक नंबर होता क्या है और एटॉमिक मास होता क्या है। जैसे मैंने कह दिया कि ये कोई एलिमेंट है, ये क्या है, एक कोई एलिमेंट है, कोई तत्व है, और ये तत्व के क्या दिया हुआ है भाई, तो तत्व का आपका क्या है, न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। यदि आपसे कह दिया जाए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी भी एलिमेंट का कहाँ स्थित होते हैं, तो एलिमेंट के नाभिक में स्थित होते हैं। और बाहर की ओर जो आपको कक्ष दिख रहा है, यहाँ पे क्या चक्कर करते हैं भाई, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। क्या चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो आपको बता दूं कि ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे प्रोटॉन, तो ये यदि एटॉमिक नंबर की बात करेगा, परमाणु संख्या की बात करेगा, इसे हिंदी में कहा जाता है परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या की बात करेगा तो लगाना कि नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या कहा जाता है, तो एटॉमिक नंबर कहा जाता है। जबकि नंबर सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का कुल योग जो होता है वो क्या होता है, तो एटॉमिक मास होता है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कुल योग क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या कहलाता है। तो कार्बन की द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा, 12, और एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 6। आप समझिएगा ध्यान से थोड़ा सा। इसके बाद और क्या क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, इसके बाद आपसे क्या क्वेश्चन यहाँ पे कर लेगा कार्बन से, तो कार्बन से अगला क्वेश्चन आपसे कर लेगा कि इसका एटॉमिक नंबर जो 6 है भाई, इसका एटॉमिक नंबर कितना हमने कहा, तो इसका एटॉमिक नंबर आपको बताया हमने 6। तो आपसे कह देगा कि बताओ भाई इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बात करेंगे कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के तो होता है 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p2। कितना होता है 2p2। ये याद रखना है, ये बहुत बार पूछा गया है कि कार्बन का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए तो कितना बताना है 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p2। इसके बाद देखिए ध्यान से, इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कि ये जो हमें 2 दिख रहा है भाई ये क्या है, तो एक को इसको हम कहते हैं आउटर सेल। इसको हम क्या कहते हैं कि यह आउटर सेल है। जैसे समझना है, एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ यहाँ पे मैं। यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि यह कोई एलिमेंट है और इसके नाभिक में न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और बाहर के जो सेल दिख रहे हैं वहाँ पे क्या होते हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे मैं कह दूं कि ये जो बाहर वाला सेल दिख रहा है भाई, इसको हम नाम देते हैं क्या, तो इसको हम नाम देते हैं यहाँ पे आउटर सेल। आउटर सेल है ना, बाहर कक्ष देते हैं नाम इसको। इसको कहते हैं बाहर का कक्ष, है ना। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका इलेक्ट्रॉन और इसको नाम देते हैं हम न्यूक्लियस। इसको नाम देते हैं न्यूक्लियस या हिंदी में नाम देते हैं नाभिक। और नाभिक में क्या होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि आउटर सेलों में क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका जो आउटर सेल दिख रहा है भाई वो 2 वाली दिख रही है, तो आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है ना उसको हम नाम देते हैं, जो आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम नाम देते हैं वाइलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या नाम देते हैं, वाइलेंस इलेक्ट्रॉन। और हिंदी में कहा जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि इसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा, तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आउटर सेल में दिख रहा होगा, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, तो कितना हो जाएगा, तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कार्बन का कितना होता है 4। अब बात बता दो कि इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा भाई, संयोजकता कितना हो जाएगा। तो याद रखना कि कार्बन की जो संयोजकता होता है, जो वैलेंसी होता है वो कितना होता है 4 होता है। अब यहाँ पे बात आ गई, एक नया वर्ड आ गया कि यह वैलेंसी क्या होता है। तो समझना ध्यान से, किसी भी एटम को अपने अष्टक पूरा करने के लिए या फिर अंतिम कक्षा में आपके 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं या फिर दान करते हैं, है ना, या फिर एक्सेप्ट करते हैं या फिर साझा करते हैं किसी के साथ, तो वे इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, वाइलेंसी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और आपको बता दूं कि इसका वाइलेंसी कितना था, तो इसकी संयोजकता 4 था। तो यहाँ पे बता दूं कि इसकी संयोजकता 4 है, इलेक्ट्रॉनिक नंबर 6 है। तो एटॉमिक नंबर 6 है तो स्वाभाविक होगा कि इसके नाभिक से जो इलेक्ट्रॉनों की दूरी होगी, कक्ष का जो दूरी होगा भाई, वह कक्ष यहाँ पे क्या है, आउटर सेलों की संख्या कम है, तो आउटर सेलों की संख्या कम होगा तो यहाँ पे क्या होगा, रेडियस जो होगा वो कम होगा, है ना। एटॉमिक रेडियस जो होगा वो कम होगा, परमाणु त्रिज्या इसकी कम होगा। और परमाणु त्रिज्या जब कम होगा भाई, तो परमाणु त्रिज्या कम होगा तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे फोर्स आपके ज्यादा लगेंगे, है ना। और फोर्स जब ज्यादा लगेंगे और यहाँ पे एटम का, अब इस कार्बन वाली एटम का इलेक्ट्रॉन होंगे मूव कर रहा, तो ये न तो बाहर जाएंगे, है ना, ये जल्दी बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे रेडियस कम है और रेडियस कम है तो फोर्स ज्यादा लगेगा, तो सारे ईश्वर क्या होंगे, खिंचाएंगे, नाभिक की ओर खिंचाएंगे। और जब नाभिक की ओर खिंचाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएगा, है ना। तो यदि आप कहोगे कि बाहर नहीं जाएगा तो कोई बाहर से अंदर तो आ सकता है ना, नहीं आ सकता है। समझना क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि इनके आपके बाहर से यदि कोई इलेक्ट्रॉन अंदर आएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगा और हमारा कक्षा क्या है, कक्षे छोटे हैं और कक्षा छोटा है तो सारे इलेक्ट्रॉन पास पास आ जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन पास पास आ जाएंगे तो आपको पता होगा कि जब कोई चीज़ पास पास आते हैं तो उनके बीच में क्या, कौन सा फोर्स लगता है, रिपल्सन फोर्स लगता है ना, विकर्षण बल कार्य करता है। और जब रिपल्सन फोर्स लगेगा तो ये सारे के सारे, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, ये बाहर भागेगा, ये भी इधर भागेगा, वैसे कैसे पूरा नष्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो आपको बता दूं, तो आपको क्या बता दूं यहाँ पे कि इसलिए क्या करता है भाई कार्बन, तो कार्बन न तो किसी को इलेक्ट्रॉन देगा और ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो क्या करेगा, तो आपको बता दूं कि कार्बन क्या करेगा, साझा करता है। क्या करता है, साझा करेगा, और साझा करके किसी के साथ क्या बनाएगा भाई, बॉन्ड बनाएगा। और जब इलेक्ट्रॉनों के साझा के द्वारा यदि बॉन्ड बनता है ना, तो वैसे बॉन्ड को नाम देते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्या नाम देते, ठीक है। तो आपको बताना है कि कार्बन के द्वारा किसी भी कंपाउंड बनाने में कैसा बंधन बनता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कौन सा बंधन बनता है भाई, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, जिसको हमने नाम दिया सहसंयोजक बंधन। और सहसंयोजक बंधन कब बनता है, तो इलेक्ट्रॉनों को शेयर के द्वारा आपका बंधन बनता है। यहां तक किसी को समझने में दिक्कत नहीं है, यहां तक में किसी को दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद आपको समझना क्या है, तो इसके बाद देखिएगा ध्यान से, इसके बाद आपको यहाँ पे समझना है भाई, इसके बाद आपको कार्बन के बारे में और क्या बता दूं, तो कार्बन के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये जो हमने कहा कि इससे कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पे एक बात को और याद रखिएगा, एक बात को और याद रखिएगा कि क्या याद रखना है भाई, तो आपको यहाँ पे याद रखना है, क्या रिपीट करना है, एक बार पुनः इसको रिपीट कर दूं क्या, चलो देख लो ध्यान से, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। पहले मैंने कहा कि कार्बन इज ए नॉन मेटल, क्या है, कार्बन एक नॉन मेटल है, अधातु है। इसके बाद इसके एटॉमिक नंबर कितने बताया, 6 बताया, एटॉमिक मास कितने, 12 बताया, और इसकी वैलेंसी संयोजकता की संख्या हमने कितने कहा, 4 कहा। इसके बाद कहा कि सर्वाधिक ज्यादा कैटेनेशन पावर, धनात्मकता वाला क्षमता रखने वाला तत्व कौन है, कार्बन है। और पीरियोडिक टेबल में आपको बता दूं कि सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व भी क्या है, कार्बन है। इसके बाद आपको हमने बताया भाई कि कार्बन के बारे में क्या बताया, कि कार्बन के द्वारा जो भी कंपाउंड क्रिएट होता है उसमें कौन सा बंधन भाग लेता है, कोवेलेंट बॉन्ड भाग लेता है। और आपको बताया गया था, है ना, या फिर सुन लो नहीं बताया गया होगा, तो कि आयनिक बॉन्ड के बाद, आयनिक बॉन्ड के बाद जो कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, वह दूसरा सबसे मजबूत बंधन है ना। सबसे ज्यादा बाप का जो बंधन मजबूत होता है वो धात्विक बंधन होता है, जो मेटल के बीच बनता है ना। उसके बाद जो मजबूत होता है ना, वो कौन सा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा क्या मजबूत करेगा, आपका कोवेलेंट बॉन्ड करेगा। यहां पे देखिएगा ध्यान से, देखिए एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है कि मौसमी शाह की है कि कैटेनेशन पावर क्या होता है। कैटेनेशन पावर का मतलब होती है सबसे ज्यादा धनात्मकता वाला तत्व, है ना। यहाँ पे जो आपकी पॉजिटिव चार्ज जो डिनोट करेगा ना, सबसे ज्यादा वो कौन करेगा, कार्बन करेगा। और सबसे ज्यादा एलिमेंट जो क्रिएट करेगा ना, वो भी कौन करेगा, कार्बन करेगा, ठीक है। तो मौसमी शाह आपको क्लियर हो गया। आइए देखते हैं इसके बाद आगे समझते हैं, इसके बाद आगे समझते हैं हम। तो आपको बता दूं कि ये जो कार्बन है ना भाई, कार्बन की अगला बात करेगा कि इसकी स्ट्रक्चर क्या होता है, कार्बन की स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो आपसे कहेगा कि इसकी संरचना बताइए क्या होता है। तो कार्बन की संरचना होती है टेट्राहेड्रल। क्या होता है, टेट्राहेड्रल इसकी संरचना होता है, टेट्राहेड्रल। इसको कहते हैं हिंदी में चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय, हिंदी में इसको नाम देते हैं चतुष्फलकीय। तो आपसे कहा जाएगा कि जब भी आप नाम सुनोगे कि इसका किसी भी यदि एलिमेंट का, यदि किसी भी कंपाउंड का यदि स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल, तो जैसे टेट्राहेड्रल आपको सुनना है तो बता देना है कि जितने भी टेट्राहेड्रल होते हैं सब में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन का हिंदी में होता है प्रसंस्करण। इसको हिंदी में कहते हैं प्रसंस्करण। और जितने भी हाइब्रिडाइजेशन होगा वो इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है भाई, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और हाइब्रिडाइजेशन sp3 इसलिए होता है, समझिएगा ध्यान से, इसकी स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा। हमने कहा कि कार्बन की संयोजकता कितना होता है, 4 होगा।
और जब 4 होगा तो अपने साथ 4 गो एलिमेंट को क्या करेगा, ऐड करेगा। और जब 4 को मान लो कि 4 कार्बन को ऐड कर लिया, ए भी आगे की 4 कार्बन को ऐड करेगा, फिर इसके बाद ये भी 4 आगे की ओर कार्बन को ऐड करेगा। ऐसे सभी के सभी 4-4 कार्बन को ऐड करते जाएंगे तो आप देखोगे कि कार्बन से कितनी बाहें बन गई, तो 4 बाहें बन गई। तो 4 बाहें बन गई तो उसकी आकृति हम बना देते हैं टेट्राहेड्रल। और वैसे में जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन होता है, और ऐसे आकृति वाला का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वह sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसके बाद आपको समझना है कि ये जो कार्बन है भाई, ये जो कार्बन है वह एलोट्रोप को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करेगा, तो यह एलोट्रोप बनाता है ना। कार्बन एलोट्रोप बनाता है। एलोट्रोप को हिंदी में कहा जाता है अपरूपता। क्या कहते हैं, अपरूपता कहते हैं। और एक बहुत ही अच्छा वर्ड है आपके लिए अपरूपता, तो समझिएगा अपरूपता के बारे में कि अपरूपता है क्या। बात करें आपका एलोट्रोप की, यदि हम बात करें एलोट्रोप की, तो एलोट्रोप क्या होता है तो समझिएगा, कह रहा है कि जिसका केमिकल प्रॉपर्टीज रासायनिक गुण, जिसका रासायनिक गुण क्या हो, सेम हो। रासायनिक गुण तो क्या हो, सेम हो या फिर समान हो। और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो। भौतिक गुण क्या हो, भिन्न भिन्न हो या फिर अलग अलग हो। हमने कहा कि जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम हो पर फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तो वैसे को क्या नाम देते हैं भाई, तो उसे कहा जाता है एलोट्रोप या फिर अपरूपता कहा जाता है। और कार्बन जो अपरूपता प्रदर्शित करेगा वह कितने प्रकार का प्रदर्शित करेगा, तो कार्बन के 4 एलोट्रोप का नाम बताना है। कितने एलोट्रोप को पढ़ना है हमें, 4 एलोट्रोप को पढ़ना है। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे कार्बन के 4 एलोट्रोप में कौन कौन सी एलोट्रोप है और उससे क्या एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, समझना ध्यान से। यहाँ पे एलोट्रोप के बारे में हमने कहा कि कार्बन की 4 एलोट्रोप हैं, तो 4 एलोट्रोप में पहला एलोट्रोप आपको बता दूं, पहला एलोट्रोप जो होगा हमारा वो कौन सा होगा, डायमंड होगा। हिंदी में डायमंड को कहा जाता है हीरा। क्या कहते हैं, हीरा। है तो ऐसे बहुत ही कीमती है ना, वर्ड भी इसका कीमती है। नाम देखो क्या है, डायमंड, हीरा। क्या है, हीरा। तो क्वेश्चन भी इससे जो भी बनेगा ना वो उतना ही महंगा क्वेश्चन बनेगा, है ना। जितना क्वेश्चन आपकी यह दिख रहा है एलोट्रोप, उतना ही महंगे इससे क्वेश्चन भी क्रिएट होंगे। तो जानते हैं एलोट्रोप के बारे में। आइए पता करते हैं इस डायमंड के बारे में। तो पहले तो आपको कह देना होगा कि यह क्या भाई, तो एलोट्रोप है। और एलोट्रोप है तो किसका है, तो एलोट्रोप है तो कार्बन का है ना। ये क्या है, तो कार्बन का अपरूप है। क्या है, एक प्रकार का कार्बन का अपरूप है। और डायमंड को कहा जाता है कि यह एक प्रकार की नन मेटल है। क्या है, नन मेटल है, अधातु है ना। डायमंड क्या है, कार्बन का एलोट्रोप ही है पर कैसा है, नन मेटल है। इसके बाद देखिए ध्यान से, आपको क्या याद रखना है, हाइब्रिडाइजेशन। कुंदन गुप्ता आपको बता दूं, देखिएगा ध्यान से, अभी हमारे पास यहाँ पे बच रहा है बॉन्डिंग, हमारा चैप्टर बच रहा है बॉन्डिंग। और जब हम बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में एक क्लास, फुल क्लास आपको चलेगा, है ना। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आपकी पूरी क्लास चलाई जाएगी। तो अभी आप समझिएगा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में क्या। तो अभी आपको याद रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन सब उसकी स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। और स्ट्रक्चर पर जो डिपेंड करता है भाई, यदि स्ट्रक्चर आपका बनेगा कौन सा, टेट्राहेड्रल, तो मैंने कहा कि जहाँ पे आपको नाम सुन लेना है टेट्राहेड्रल, तो हाइब्रिडाइजेशन दे देना है sp3। और यदि उसकी आप नाम कोई कह दिया कि उसका हेक्सागोनल बन गया, मान लो कि किसी की कंपाउंड की या किसी एलिमेंट की आकृति बन गया कैसा, तो यहाँ पे षष्ठफलकीय बन गया, तो कहेगा कि इसकी बताओ हाइब्रिडाइजेशन, तो फिर वहाँ पे आपको कह देना है sp2।
ठीक है, यह आकृति पे डिपेंड करना है। तो हम यहाँ पे सिर्फ कार्बन के बारे में जान रहे थे, तो यदि आपसे कहेगा कि कार्बन कौन सा आपका हाइब्रिडाइजेशन करता है, तो कार्बन के बीच आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है ना। इतना आपको याद रखना है, इतना आपको याद रखना है। बिल्कुल अमन जी, कैसन का मतलब होती है प्लस, और यहाँ पे प्लस को डिनोट करते हैं। आइए बात करते हैं आपका यहाँ पे हम बात करते हैं किसका। पहले बात हमने कहा कि एलोट्रोप ऑफ कार्बन कौन सा है, यहाँ पे पढ़ना है डायमंड। इसके बाद डायमंड के बारे में हमने कहा, हीरा के बारे में कहा कि इसे एज ए नन मेटल, है ना, यह अधातु के रूप में जाना जाता है। इसके बाद आपको क्या बता देना है, तो इसके बाद आपको इसके बारे में बता देना है भाई, हीरा के बारे में क्या बता देना है। तो देखना ध्यान से, आपको एक चीज क्लियर कर दे रहा हूं मैं कि जितने भी हम एलोट्रोप पढ़ने वाले हैं कार्बन के, उस सभी एलोट्रोपों में 5 गुणों के मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है। पहला बात कि वह धातु है या अधातु, और ऐसे आपको स्वाभाविक है कि कार्बन नन मेटल है तो एलोट्रोप भी सारा का सारा नन मेटल ही होगा। दूसरी बात याद रखना है कि कौन इलेक्ट्रिक या फिर हीट का सुचालक होगा और कौन कुचालक होगा। इसके बाद आपको याद रखना है कि इनमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा और इनका यूजेज, इनका हम कहाँ पे यूज करेंगे, है ना। इतने बातों को आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए ध्यान से, बिल्कुल संयोजकता के क्लास चलेगा, सारे बॉन्डिंग का है और बॉन्डिंग वाला चैप्टर में आपको क्लास करवा दिया जाएगा। और ऐसे आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉन जो कक्ष है ना, ये बाहरी इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने कह दिया कि ये आपका कार्बन है, क्या है आपका कार्बन है। और कार्बन के बता दूं कि लास्ट वाले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, है ना। और जब लास्ट वाला में 4 है भाई, तो जैसे इसका लास्ट वाला में 4 है और हमने कहा कि 8 पूर्ति करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हम 8 में से 4 को माइनस कर देंगे ना, तो कितना बचेगा, 4, और जो बचा वही उसका वैलेंसी कहला जाएगा, संयोजकता कहला जाएगा। ठीक है, जैसा ऑक्सीजन का लास्ट में बचता है 6, और इसको आपका पूर्ति करने के लिए 8 में क्या घट रहा है, तो 8 में से माइनस करेंगे 6, तो 2 कम रहा था, तो हमको कह देंगे कि इसकी वैलेंसी कितना था, 2 था। ऐसे भी आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है, यहाँ पे घबराने की कोई बात नहीं है। इसके बाद देखिए ध्यान से, कार्बन के बारे में आपको एक चीज और याद रखना है कि ओनली 1 एलोट्रोप ऑफ कार्बन, कार्बन का एक ऐसा एलोट्रोप है, एक ऐसा अपरूप है जो क्या होता है भाई, तो बैड कंडक्टर होता है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। तो आपको अगला क्वेश्चन बता देना है कि विद्युत का क्या होगा, कुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। बता दूं तो बैड कंडक्टर होता है। इलेक्ट्रिसिटी का यह क्या होगा, बैड कंडक्टर होगा। अब बैड कंडक्टर क्यों होगा इसके बारे में समझिएगा ध्यान से, ये बैड कंडक्टर क्यों होगा इसके बारे में ध्यान से समझिएगा। इससे पहले एक पॉइंट और बता दूं कि ये जो डायमंड है भाई, ये मोस्ट स्ट्रोंगेस्ट एंड हार्डेस्ट एलोट्रोप ऑफ कार्बन की सबसे मजबूत और सबसे कठोर अपरूप है कौन, तो डायमंड हीरा, है ना। कार्बन का सबसे मजबूत व सबसे कठोर अपरूप है। यह कार्बन का सबसे मजबूत और सबसे कठोर अपरूप है। तो यहाँ पे यदि हम बात करेंगे कि इसका ग्रेफाइट नहीं जी, ग्रेफाइट आपका मुलायम होता है, ग्रेफाइट आपका डायमंड के अपेक्षा सॉफ्ट होता है ना, उसको बताऊंगा। इसके बाद हम ग्रेफाइट को ही पढ़ने वाले हैं, आगे मत जाया करिए, ठीक है। जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा सा पढ़ा लेने दीजिए, है ना, इससे डिस्टर्ब हो जाते हैं बच्चे। यहाँ पे समझिएगा, हमने कहा कि कार्बन का एकमात्र ऐसा एलोट्रोप है जो विद्युत का कुचालक होता है और ये सबसे मजबूत और सबसे कठोर अपरूप है, ठीक है। आप समझिएगा कि यह क्यों मजबूत है और क्यों सबसे कठोर है, ठीक है, तथा क्यों कुचालक होता है। ये तीनों बात का जवाब आपको एक ही कंसेप्ट में मिल जाएगा। जैसे देखिएगा, जैसे समझिएगा, यहाँ पे क्या बता रहा हूँ आपको कि यह क्यों कठोर होता है या फिर क्यों आपका यहाँ पे कुचालक होता है, बैड कंडक्टर होता है।
मैंने पहली पॉइंट समझना है इसको समझने के लिए कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है भाई वो क्या होता है, तो समझना यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर जो होता है यहाँ पे इस प्रकार का होता है। एक कार्बन दूसरे कार्बन के 4 हाथों से जुड़ जाता है, फिर अगला कार्बन अगले कार्बन के 4 हाथों को जोड़ेगा, फिर ये भी कार्बन अगले 4 कार्बन को जोड़ेगा और अगला भी कार्बन अगले 4 कार्बन को जोड़ेगा। ऐसे बनते जाते हैं हीरे के संरचना, है ना, ऐसे बनते जाते हैं किसकी संरचना, तो हीरा की संरचना बनते जाते हैं। और आपको बात कर दूं कि ऐसे ही हीरे की जो संरचना बनती है इसी को हम कहते हैं क्या, तो इसी को हम नाम देते हैं यहाँ पे भाई, यहाँ पे नाम देते हैं, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब कि सभी में कितना कितना है, 4 आपके बॉन्ड बन रहे हैं। तो इसका स्ट्रक्चर को हम नाम दे देंगे टेट्राहेड्रल। क्या नाम दे देंगे, टेट्राहेड्रल नाम दे देंगे। हिंदी में कह देंगे चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय। और हमने अभी आज थोड़ी देर पहले बताया कि जब चतुष्फलकीय बनते हैं तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा इसमें ना भाई, हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो कैसा होगा, तो sp3 होगा। कौन सा याद रखना है, तो प्रसंस्करण जो आपका होगा वह कौन सा होगा, sp3 होगा। इसके बाद देखिए ध्यान से, इसके बाद हम क्वेश्चन खोजना चाह रहे थे कि यह कठोर क्यों होता है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि सभी कार्बन 4 गो कार्बन से जुड़ रहा है भाई, सभी कार्बन 4 कार्बन से जुड़ रहे हैं। तो आपको बता दूं कि सभी कार्बन को 4 कार्बन से जुड़ने के कारण ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बनेंगे, ये सारे के सारे मजबूत होंगे। और चारों में कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, तो कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाएगा, क्योंकि कार्बन के द्वारा कंपाउंड जो बनता है वो कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा बनता है। और ये खुद एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, क्या है, एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो ये पूरा के पूरा कंपाउंड को क्या कर देगा, स्ट्रॉन्ग कर देगा। और इसी स्ट्रक्चर, इसी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के कारण ये क्या होता है, तो सबसे ज्यादा मजबूत होता है और कठोर हो जाता है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि इस एक कार्बन का कितने हाथ, तो एक कार्बन की 4 हाथ, कितने हाथ, 4 हाथ, और चारों पे इन्होंने कार्बन को जोड़ लिया। फिर अगला कार्बन का 4 हाथ, फिर उन्होंने भी चारों पर 4 कार्बन को जोड़ लिया। मतलब कि इस प्रकार सा एक कार्बन के पास किसी प्रकार की कोई आयन या फिर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहा। एक कार्बन के पास कोई भी किसी प्रकार का फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर आयन नहीं रहा। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन या आयन नहीं रहा तो आप फिजिक्स जानते होंगे कि धारा कब प्रवाहित होगा, धारा कब बहेगा, जब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो या फिर आयन हो, तभी धारा फ्लो कर सकता है। और इसके पास तो न तो एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है और ना ही एक भी आयंस है। तो आप कह दोगे कि ये इलेक्ट्रिसिटी का क्या हो जाएगा, बैड कंडक्टर हो जाएगा, विद्युत का कुचालक हो जाएगा। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तो यहाँ से आपको इसको याद रखना है। इसके बाद आपको क्या बता देना है कि इसके बारे में, तो इसके बाद आपको बता देना है भाई डायमंड के बारे में कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, एमपी जो होता है, गलनांक बिंदु जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कितना होगा। तो एक बार आप कमेंट करके बताइए कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, जल्दी से बताइएगा इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, तो जल्दी से आप बताइएगा। 1 मिनट का टाइम है आपके पास। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। एक बार आपके पास 1 मिनट का टाइम है, बताइएगा कि डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। चलिए हम ही बता देते हैं, चलिए मैं ही बता देता हूं। तो डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है भाई वो 407 डिग्री सेल्सियस होता है ना। 4726 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, किसका, डायमंड का, है ना। तो ये बात भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए ध्यान से, इसके बाद हमसे पूछ ली जाती है इसका यूजेज, इसका यूजेज, इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं डायमंड का। तो डायमंड का उपयोग आप साधारण लैंग्वेज में बता सकते हैं कि इसका उपयोग करते हैं ज्वेलरी में, है ना, गहने बनाने में,
और कहाँ यूज कर लेंगे भाई, पेपर कटिंग में, ग्लास कटिंग में, या फिर मिरर के कटिंग में, या फिर चट्टानों को काटने में। ये सारी चीज़ में किसका इस्तेमाल किया जाता है, रॉक का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे समझिएगा ध्यान से, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? बहुत ही अच्छे, थैंक्स। इसके बाद देखिए ध्यान से, इसका यूजेज आपको बता दूं। पहली बात आपको बताना है कि इसका यूज हम ज्वेलरी में करते हैं। कहाँ करते हैं? ज्वेलरी में, गहने बनाने में करते हैं। कहाँ करते हैं? गहने बनाने में करते हैं। इसके बाद इसका दूसरा यूज हम कर लेंगे कहाँ पे, तो दूसरा यूज कर लेंगे आप ग्लास के कटिंग में, ग्लास कटिंग में यूज कर लेंगे इसको। इसके बाद आप कहाँ कर लोगे, तो इसके बाद आपको बता देना है कि इसको मिरर कटिंग में भी यूज कर लेते हैं, मिरर कटिंग में यूज कर लेते हैं। इसके यूज को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। और कहाँ पे यूज कर लेंगे भाई, तो इसको यूज हम ग्लास कटिंग, मिरर कटिंग, इसके बाद चट्टानों को काटने में, रॉक कटिंग में इसको यूज कर लेंगे, है ना। चट्टानों के काटने में भी इसका यूज कर लेते हैं। इसके बाद इसका यूज कर लेंगे यहाँ पे गहने बनाने में, ग्लास के काटने में, मिरर काटने में, या फिर चट्टानों के काटने में। इतने जगह पे इसे हम यूज कर लेते हैं। तो आपको क्या बता देना है कि हीरे का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो आपको बता देना गहने बनाने में, ग्लास को काटने में, आप कांच को काटने में, या फिर दर्पण को काटने में, या फिर चट्टानों के काटने में भी यूज किया जाता है। तो ये आपकी कौन सा कंपाउंड था, तो ये आपका कार्बन का एलोट्रोप था, जो नन मेटल के नाम से जाना किसको, डायमंड को। आइए समझते हैं अगले को। अगला जो हमारा एलोट्रोप होगा, वो हम पढ़ेंगे ग्रेफाइट। आपको बहुत जल्दी लगा हुआ था ग्रेफाइट को पढ़ने की, तो आगे हमारा बारी किसको पढ़ने का, ग्रेफाइट को पढ़ेगा। ठीक है, ग्रेफाइट को पढ़ने का। यहाँ तक वीडियो सही तो चल रहा है, यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत तो नहीं ना हुआ, यहाँ तक में किसी को दिक्कत तो नहीं ना हुआ, अभी तक में किसी को कोई दिक्कत, एक बार बताइएगा आप। बिल्कुल जी, ब्लैक डायमंड से कांच को काटा जाता है, जिससे बोर्ट के नाम से जाना जाता है ना। ब्लैक डायमंड को बोर्ट भी कहा जाता है, ब्लैक डायमंड को बोर्ट भी कहा जाता है। और इससे ग्लास को कटिंग किया जाता है, ग्लास कटिंग किया जाता है। ब्लैक डायमंड को बोर्ट के नाम से जानते हैं, और इसे ग्लास के कटिंग में यूज करते हैं, है ना। इसको ग्लास के कटिंग में यूज करते हैं। अंकित पांडे, नो सर, सब समझ में आ गया, बहुत ही अच्छे। हमारा पूरा कोशिश रहता है कि आपको बिल्कुल समझा दिया जाए। चलिए देखिए ध्यान से, इसके बाद अगला हमारा का यहाँ पे एलोट्रोप होगा ग्रेफाइट। अगला हम बात करेंगे ग्रेफाइट के बारे में। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ग्रेफाइट के बारे में, तो थोड़ा सा देखिएगा। पहला बात आपको क्या बता देना है ग्रेफाइट के बारे में भाई, कि ये जो है आपका, ये ग्रेफाइट जो है भाई, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है, तो विद्युत का सुचालक होता है ना, विद्युत का सुचालक होता है। तो पहला कम आपका आ गया एलोट्रोप ग्रेफाइट, जो कार्बन का एलोट्रोप है, और एक ऐसा है भाई, तो विद्युत का सुचालक है। दूसरा पॉइंट में आपको बता देना है कि इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक बिंदु जो होता है, वह कितना होता है, तो 3527 डिग्री सेल्सियस होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट। इसके स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है, संरचना जो होता है, वह आपका कौन सा होता है, तो इसका संरचना हेक्सागोनल होता है। कैसा संरचना होता है, हेक्सागोनल होता है। आप क्लासों में बनाए होंगे, 10th के क्लासों में बनाते थे एक ऐसा इमेज, आप देखिएगा ध्यान से, ऐसा इमेज बनाते थे, इस प्रकार का इमेज ड्रा करते थे, और यहाँ से इसको ऐसे मिला दिया करते थे,
और ये जो स्ट्रक्चर दे रख रहा है यही ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। ये ग्रेफाइट का ऊपर का लेयर है और ग्रेफाइट का नीचे वाला लेयर है। और इसमें जो आपको बता दूं, इस स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है हेक्सागोनल षष्ठफलकीय। हिंदी में कहा जाता है षष्ठफलकीय, षष्ठफलकीय। और हमने कहा था कि जहाँ पे षष्ठफलकीय संरचना देखोगे और तो वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या बता देना है भाई, तो हाइब्रिडाइजेशन बता देना है वहाँ पे sp²। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि जहाँ पे आप षष्ठफलकीय देखोगे तो वहाँ पे आपको हाइब्रिडाइजेशन प्रसंस्करण क्या बता देना है, sp² बता देना है। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से, क्या नहीं दिख रहा है? अच्छे इधर मैंने लिख दिया, क्या इधर नहीं दिख रहा है? चलिए इसके बाद देखिए ध्यान से, थोड़ा सा एक बार दोबारा यहाँ पे समझ लीजिए आप। हमने कहा कि इसके 6 ऊपर की ओर आप इस प्रकार की 9th की क्लासों या 10th की क्लासों में बनाया करते थे, और नीचे की ओर इस प्रकार का 6 हेक्सागोनल बनाया करते थे। और इन दोनों को यदि आपस में जोड़ दिया जाता था तो हम नाम देते थे कि यही आपका जो स्ट्रक्चर है वो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। जो ऊपर वाला लेयर है भाई वो ग्रेफाइट का ऊपर का लेयर होगा, और जो नीचे वाला है वो ग्रेफाइट का निचला लेयर है। और ऐसी आकृति को नाम देते थे हेक्सागोनल। और हमने कहा था कि जहाँ पे आप हेक्सागोनल देखोगे ना वहाँ पे क्या लगा देना है आपका, तो हाइब्रिडाइजेशन प्रसंस्करण आपको लगा देना है भाई। कौन सा? तो आपको लगा देना है sp²। कौन सा लगा देना है? sp²। तो आपको बता देना है कि ग्रेफाइट में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp² होता है। इसके बाद आपसे क्या पूछा जाएगा, तो ग्रेफाइट से एक क्वेश्चन बन जाता है कि ग्रेफाइट को काला शीशा कहा जाता है ना। इससे ब्लैक ग्लास के नाम से जाना जाता है, ब्लैक ग्लास के नाम से जाना जाता है, काला शीशा कहा जाता है। तो यदि हमसे कहेगा कि काला शीशा के नाम से किसे जानते हैं, तो आपको क्या बताना है भाई, ग्रेफाइट को जानते हैं। इसके बाद देखिए ध्यान से, इसके यूजेज, इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, इसका इस्तेमाल या फिर इसका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं। तो बता दूं कि ग्रेफाइट का इस्तेमाल हम कर लेते हैं कहाँ पे, तो पहले आपको बता दूं कि ग्रेफाइट को पेंसिल बनाने में यूज करते हैं, है ना। LKG और UKG क्लासों में हम पेंसिल से ही लिखा करते थे। तो जो आपको पेंसिल वाला दिखता था नुकीली ना, लकड़ियों के जो अंदर लगा हुआ रहता है वही पेंसिल था, है ना। और वो पेंसिल में क्या लगा हुआ था, तो ग्रेफाइट था। क्या था आपका? ग्रेफाइट था। तो याद रखना है कि इसका यूज हम पेंसिल बनाने में भी करते हैं। इसके बाद देखिए ध्यान से, इसका यूज हम बैटरी में जो आपका ड्राई सेल आता है, शुष्क सेल आता है, उस बैटरी में इलेक्ट्रोड के रूप में कर लेते हैं इसका यूज, है ना। इलेक्ट्रोड बनाने में भी इसका यूज कर लेते हैं बैटरी के अंदर। और कहाँ ग्रेफाइट का यूज करते हैं भाई, तो देखिएगा इसका यूज और कहाँ हम कर लेते हैं। तो यूजेज को मैं इस तरफ लिख दे रहा हूँ आपको। इसका यूज हम कर लेंगे, इसका यूज हम कर लेंगे, इस ग्रेफाइट का यूज हम कर लेंगे। यहाँ पे यूज आपको दिखाया जा रहा है, इसको यूज हम कर लेंगे नाभिकीय रिएक्टर के अंदर यूज कर लेंगे। और नाभिकीय रिएक्टर में इसको 2 प्रकार से यूज कर सकते हो आप। एज ए मॉडरेटर के रूप में यूज कर सकते हो, एज ए मॉडरेटर के रूप में। मॉडरेटर का मतलब होता है मंदक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। मंदक का मतलब कि यदि किसी नाभिकीय रिएक्शन में वहाँ पे रिएक्शन करवाया जा रहा है, जैसे यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा, तो रिएक्शन होगा न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन की, या फिर होगा न्यूक्लियर फ्यूजन की। नाभिकीय संलयन का होगा या फिर नाभिकीय विखंडन की होगी। और होते होते यदि क्रिया यह तेज हो गया, काफ़ी ज़्यादा तेज हो गया, तो उसको धीमी करने के लिए, इस रिएक्शन को धीमी करने के लिए मॉडरेटर के रूप में यूज किया जाता है किसको, ग्रेफाइट को। दूसरा यूज क्या कर लेंगे, तो दूसरा यूज इसको हम कर लेंगे भाई क्या, तो यहाँ पे एज ए आप कर लोगे यहाँ पे कंट्रोल रोड के रूप में इस्तेमाल कर लोगे।
नियंत्रक छड़ के रूप में इस्तेमाल कर लोगे, है ना। दूसरा यूज इसका आप कर लोगे नियंत्रक के छड़ के रूप में। जैसे जहां पे नाभिकीय रिएक्टर चलता है या पे जहां पे नाभिकीय संलयन या विखंडन की क्रिया कराई जाती है तो वहां पे तेज गति से इलेक्ट्रॉन आती है ना। इलेक्ट्रॉनों का तेज गति रहता है और उस तेज गति को रोकने के लिए, है ना, क्या लगाई जाती है, आपका ग्रेफाइट का ऐसे रड लगा दिया जाता है ताकि यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉन आए वो उस छड़ से टकरा जाए और वहीं पर क्या हो जाए, नष्ट हो जाए, है ना। इससे आपके वहाँ पे जो काम करने वाले लोग होते उनको क्षति नहीं पहुँचता है। तो आप नाभिकीय रिएक्टर में दो प्रकार से यूज करोगे, एक मंदक के रूप में और एक नियंत्रक छड़ के रूप में, कंट्रोलर रोड के रूप में इसका इस्तेमाल कर लोगे। इसके बाद देखिए ध्यान से, इसी ग्रेफाइट का यूज आप कर लेते हो परमाणु भट्ठी में यूज कर लेते हो। परमाणु भट्ठी में किस रूप में यूज करेंगे भाई, तो परमाणु भट्ठी में आप यूज कर लोगे स्नेहक के रूप में यूज कर लेते हैं, है ना। स्नेहक के रूप में, स्नेहक का मतलब होती है ठंडक के रूप में, है ना। थोड़ा सा ठंडक प्रदान करता भी है कौन, ग्रेफाइट। तो वहाँ पे ठंडक के रूप में अभी आपका इस्तेमाल कर लिया जाता है परमाणु भट्टियों में। इसके बाद आपको क्या बता देना है ग्रेफाइट से, तो आपको ग्रेफाइट से बता देना है एक क्वेश्चन और, देखिएगा ध्यान से। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए ध्यान से, इसके बाद आपको ग्रेफाइट के बारे में एक बात बता देना है। बिल्कुल अमन जी मॉडरेटर के रूप में यूज कर लेंगे। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे बताना है ग्रेफाइट के बारे में। तो क्या ग्रेफाइट के बारे में बताना है भाई, कि ग्रेफाइट में जो बॉन्डिंग बनता है, ग्रेफाइट के अंदर जो बॉन्डिंग बनता है वो कौन सा बॉन्डिंग होता है भाई, तो ये होता है वांडर वाल बॉन्ड होता है। और आपको बता दूं कि सबसे कमजोर जो बॉन्डिंग होती है, सबसे वीक जो बॉन्ड होता है वो कौन होता है भाई, वांडर वाल बल होता है। और आपको बता दूं कि इसी वांडर वाल बल के कारण एक कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है तो समझिएगा ध्यान से, कि ग्रेफाइट पर चिकनाहट जो होती है, ये ग्रेफाइट के ऊपर जो फिसलन वाली क्रिया होता है वह क्यों होता है ना। एक बहुत ही अच्छा क्योंकि आप ग्रेफाइट को जब टच करते होंगे तो देखते होंगे कि वह काफ़ी चिकना है। ग्रेफाइट क्या है, काफ़ी चिकना है। तो वह चिकना क्यों होता है ग्रेफाइट, थोड़ा सा समझना है। यहाँ पे हमने कहा कि इसकी में जो बॉन्डिंग पाई जाती है वह अंडर वाल बल पाया जाता है, जो सबसे कमज़ोर बॉन्ड होता है। और इसकी स्ट्रक्चर आपको इस प्रकार दिखाया गया, है ना, कि यहाँ पे दो इस प्रकार का लेयर लगे रहते हैं, है ना। यहाँ पे इस प्रकार का दो लेयर लगे रहते हैं। और आपको बता दूं कि इसी कमजोर बल के कारण क्या होता है भाई, तो इसी कमजोर बल के कारण इनकी सतह आपस में खिसकती रहती है ना। इसकी सतह आपस में खिसकते रहता है, तो सतह खिसकता रहता है तो ये आप टच करोगे तो फिसलन सा महसूस होता है, क्योंकि यह जो बॉन्डिंग है वो सबसे वीक बॉन्डिंग है। क्या है, सबसे कमजोर बॉन्डिंग है। इसके बाद देखिए ध्यान से, इसके बाद अगला आपको जान लेना है किसके बारे में, तो कार्बन का एक और एलोट्रोफ है जिससे हम नाम देते हैं, यहाँ पे नाम क्या देते हैं भाई, तो यहाँ पे नाम देते हैं हम ग्रेफिन। क्या नाम देंगे, ग्रेफिन। ठीक है,
अगला हम किसके बारे में जानने वाले हैं, ग्रेफिन के बारे में जानने वाले हैं। तो देखिएगा ग्रेफिन से कौन कौन सा आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। पहला बात कि ये जो ग्रेफिन है भाई, ये जो ग्रेफिन है यह कब आया, तो यह 2000 ईस्वी में आया। कब आया था ग्रेफिन, 2000 ईस्वी में आया। और इसके बाद कार्बन का कोई एलोट्रोप नहीं आया। कौन लाया इसको, तो इसको जिल नामक वैज्ञानिक ने लाया था, इसलिए इस जिल को 2010 में नोबेल प्राइज मिला था। क्या मिला था, तो नोबेल प्राइज दिया गया था, किसको दिया, जिल नामक साइंटिस्ट को। ठीक है, इतना बात बताना है आपको किसके बारे में, ग्रेफाइट के बारे में। दूसरा बात बताना है भाई, किसका जो निर्माण होता है वह सिंगल लेयर ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के सिंगल लेयर के द्वारा, है ना, एकल आवरण के द्वारा ग्रेफाइट के क्या किया जाता है, इसको बनाया जाता है ग्रेफिन को। और यह गुड कंडक्टर होता है ना, यह गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यह गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का, यह विद्युत का क्या होगा, सुचालक होगा, विद्युत का क्या होगा, सुचालक होता है। ठीक है, तो इतना बात आपको याद रखना था। इसके बाद देखिए, इसके बाद ग्रेफिन से और क्या क्वेश्चन पूछ लेगा कि इस ग्रेफिन का यूजेज कहाँ पे करते हैं, है ना, इस ग्रेफिन का यूजेज कहाँ पे करते हैं। तो ग्रेफिन का यूज आपको बता दूं कि इसका यूज किया जाता है, इसका यूज कर लेते हो आप मोबाइल टच स्क्रीन में। मोबाइल का जो टच स्क्रीन होता है ना, उसमें इसका यूज किया जाता है। आप जो टच स्क्रीन चलाते हो मोबाइल का, उसमें कौन सा यूज किया जाता है, तो इसी ग्रेफिन का यूज किया जाता है। इसके बाद आपको बता दूं, इसी का यूज कर लेते हैं एलईडी टच स्क्रीन में, एलईडी टच स्क्रीन में इसका यूज कर लेते हैं, है ना। एलईडी का जो बोर्ड आता है, इस प्रकार आप ऐसे टच करने पर वो भागता है ना, मूव करता है, तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। तीसरा यूज इसका बता दूं, तीसरा यूज किया जाता है इसको बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। तो इतना आपको याद रखना है कि इसके मोबाइल टच स्क्रीन में यूज करेंगे, एलईडी टच स्क्रीन में यूज करेंगे, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेफिन के बारे में और क्या बता दूं आपको कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वह 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होगा, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो भी कौन होता है, तो sp स्क्वायर होता है। कौन होगा, sp स्क्वायर होगा। तो इतनी बातें बताना था आपको किसके बारे में, इस ग्रेफिन के बारे में। ठीक है, इसके बाद देखिए ध्यान से, इसके बाद एक हमारा बच गया कौन सा, तो एक हमारा बच गया इसका लास्ट आपका कार्बन का एलोट्रोप बच गया, जिसको हम नाम देते हैं क्या यहाँ पे, तो नाम दे देंगे यहाँ पे हम फ्लोरीन। क्या नाम देंगे, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन से 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं, उसको समझ लेना है। फ्लोरीन से 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं, उसको समझ लेना है। तो पहला क्वेश्चन आपका बन जाएगा फ्लोरीन से, फ्लोरीन। तो देखिएगा फ्लोरीन से कौन कौन सा क्वेश्चन बनेगा। पहले बात कहना है कि इस फ्लोरीन को बक्की बॉल के नाम से जाना जाता है। इस फ्लोरीन को बक्की बॉल के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है भाई, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर बक्की बॉल के जैसा, बॉल गेंद के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद ये जो होता है भाई, इससे गुड कंडक्टर, यह गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, यह विद्युत का क्या होगा, सुचालक होता है। यह विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। इसके बाद आपको क्या कह देना है भाई, इसी को कहा जाता है यहाँ पे बुक मिनिस्टर फ्लोरीन के नाम से दिया जाता है। बुक मिनिस्टर फ्लोरीन भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका खोज ही बुक मिनिस्टर के द्वारा किया गया था। इसके बाद इस फ्लोरीन का हम मेल्टिंग पॉइंट आपको बता दूं, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3000 डिग्री सेल्सियस। कितना बताना है,
3000 डिग्री सेल्सियस। इसका यूज हम कहाँ कर लेते हैं, तो इसका यूज अपन कर लेते हैं नैनो टेक्नोलॉजी में। नैनो टेक्नोलॉजी में इसका यूज कर लिया जाता है, नैनो तकनीकी के अंदर इसका यूज कर लिया जाता है। दूसरा यूज इसको कहाँ कर लेते हैं, तो दूसरा यूज कर लेते हैं इसको ड्रग डिलीवरी इन ह्यूमन बॉडी में मानव के शरीर में ड्रग मतलब क्या, दवा को डिलीवरी करवाने में, दवा को पहुंचाने में भी इसका यूज कर लेते हैं। जैसे देखिएगा, बिल्कुल कुंदन गुप्ता जी हमें याद है, थोड़ा सा 2 मिनट आप वेट कर लीजिए, है ना, बस इसको आप देख लीजिए। ड्रग को डिलीवरी करवाने में, मानव शरीर में ड्रग को डिलीवरी करवाने में भी इसका यूज करते हैं। तो आप समझिएगा ध्यान से कि कैसे इसका यूज करते हैं। जैसे समझना कि यदि आपकी किडनी, लीवर या फिर कहीं पर भी आपको क्या हो गया, जख्म हो गया, तो उस जख्म तक यदि आपको दवा पहुंचाना है, ये आपका टारगेट है ना, ये टारगेट पॉइंट पे ही दवा पहुंचाया जाता है। और टारगेट यहाँ पे काफ़ी हार्ड मेडिसिन है, वो जो आपका है काफ़ी हार्ड मेडिसिन है। तो हार्ड मेडिसिन को आपके उस पॉइंट तक पहुँचाने के लिए आपको डायरेक्ट मेडिसिन के रूप में नहीं दिया जाएगा, नहीं आपको इंजेक्शन के रूप में दिया जाएगा। तो आपको किस रूप में पहुंचाया जाएगा भाई, तो आपको पहुंचाया जाएगा, देखना ध्यान से, वहाँ पे फ्लोरीन के कवर बना दिया जाता है और उस फ्लोरीन के कवर पे दवा लगा दिया जाता है और उसको डायरेक्ट सर्जरी के माध्यम से किडनी पर लाकर क्या कर दिया जाता है, चिपका दिया जाता है। ठीक है, इंजेक्शन के द्वारा नहीं दिया जा सकता है ये दवा, क्योंकि बहुत ही हार्ड होता है। मेडिसिन के द्वारा भी नहीं जाएगा, आप उसे खा कभी नहीं ले सकते हो। वह डायरेक्ट टारगेट पॉइंट पे जाता है और टारगेट पॉइंट पर किसके द्वारा कवर बना हुआ रहता है, तो उसके कवर बनाने पर फ्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखना कि ड्रग डिलीवरी इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में दवा को डायरेक्ट टारगेट पॉइंट पे पहुंचाने के लिए किसका कवर बनाया जाता है, तो आपको क्या बताना है कि फ्लोरीन का कवर बनाया जाता है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। क्या डाउट है मौसमी शाह जी, आप पूछ सकते हो, आप पूछ सकते हो, मैं उस डाउट का क्लियर करूंगा। आंवला में कौन सा एसिड होता है, तो आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड होता है जी मौसमी शाह जी, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। कुंदन जी आपका कमेंट क्या है, क्या कन्फ्यूजन होता रहता है आपको, कन्फ्यूजन क्या होता है? आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया मौसमी शाह जी, एस्कॉर्बिक एसिड होता है उसमें। सभी और भी बहुत से ऐसे विटामिन, जितने भी सी के प्रोडक्ट आपको बता दूं, बताया गया था कि जितने भी विटामिन सी वाले प्रोडक्ट वाले आपका जो भी पदार्थ है उन सभी में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। साइट्रिक एसिड नहीं होता, ऐसे नहीं कह सकते हो कि नहीं होता है, क्योंकि खट्टे पदार्थों में साइट्रिक एसिड पाए जाते हैं, पर बहुत ही कम मात्रा में होता है। तो ज़्यादातर मात्रा में क्या होगा, एस्कॉर्बिक एसिड होता है ना। जैसे आम में आपको बताया गया था कि मौलिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड दोनों होते हैं, तो सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है भाई, तो उसमें भी एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो यहाँ पे जो मोस्ट आपका पाया जाएगा मोस्ट अबाउंडेंट के रूप में, उसको याद रखना है, क्योंकि खट्टे पदार्थों में भी सिट्रिक एसिड होते हैं। अब कन्फ्यूजन नहीं है। कुंदन जी आपका क्या कमेंट था कि मैं बार कुछ कन्फ्यूजन होता है, किस में कन्फ्यूजन होता है कुंदन जी? हीरे का गलनांक 3700 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है कुंदन जी, 4726 डिग्री सेल्सियस होता है। आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व करके ही हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपको पहले क्लास में कह दिया, इंडिकेट करवा दिया था कि पढ़ाते वक्त आप कमेंट मत किया करिए,
है ना, थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, आपकी भी टाइम जाती है। जो आपकी डाउट रह गया उसे मार्क्स कर दीजिए, और मार्क्स करने के बाद जब मैं कमेंट पे ध्यान देता हूँ तो उस वक्त आप कमेंट कर लीजिए। मैं पूछता हूँ बीच बीचों में, आपसे पूछता हूँ कि आपको समझ में तो आ रहा है ना, तो उस समय आप कर लीजिए। थैंक्स प्रेमचंद जी, वेरी वेरी थैंक्स। जी वीडियो को आप शेयर करिएगा, जितना हो सके आप फ्रेंड तक इससे पहुंचाइए, और यदि पसंद आ रहा होगा तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा। आप बाद में भी कमेंट डाल सकते हैं, इसमें हम बाद में कमेंट इसको क्लियर कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है रीता कुमारी जी, बहुत ही अच्छे। तो ये थे कार्बन के 4 एलोट्रोप। अगले क्लास में हम देखेंगे कि कार्बन कौन कौन से कंपाउंड बनाता है। बिल्कुल आंसर मिलेगा, बिल्कुल आंसर मिलेगा। जो पढ़ाऊंगा वैसे को वैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। आपको जो ट्यूशन का मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, तो वहाँ पे आप लगाइएगा टिप, एकदम तुरंत लगा पाइएगा। आपको मालूम पड़ेगा कि हमने जो ट्यूशन करवाया आपके डायरेक्ट एग्जाम लायक है। थैंक्स। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पीडीएफ दे दिया जाएगा कुंदन जी, पीडीएफ कुछ पीडीएफ आपको पिछले वाली तैयार है, अब इसका पीडीएफ तैयार हो रहा है, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा ना, पीडीएफ दे दिया जाएगा। और आप इससे भी आपको जितना भी पढ़ाया जा रहा है सारे के सारे आपको पीडीएफ में मिलेगा, है ना। तो अपने आप से भी आप पीडीएफ बना सकते हैं। आपका पीडीएफ रहेगा तो आप ज़्यादा याद कर सकते हो, उसे अच्छी तरीक़ा से याद कर सकते हो, क्योंकि खुद का लिखा हुआ थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है ना। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। कुछ बातें हम कल के लिए बचा के रखते हैं, अगले क्लास में भी करना होगा। थैंक यू अमन जी।